हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव और हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश ड्रामा। तो आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्ले हैमलेट के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इससे पहले हम देखते हैं कि इसे रिवेंज प्ले क्यों कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बैकग्राउंड को। तो स्टोरी के शुरू होने से पहले ही हैमलेट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्टोरी के शुरू होने के बाद हैमलेट के पिता का घोस्ट हैमलेट से मिलता है और उसे बताता है अपनी मृत्यु के बारे में कि कैसे क्लॉडियस ने उसे मार करके उसकी विधवा पत्नी से शादी कर ली और डेनमार्क का राजा बन गया। वह अब हैमलेट से चाहता है कि वह उसकी मृत्यु का बदला ले। वहीं दूसरी ओर हैमलेट जो डेनमार्क का प्रिंस होता है उससे क्लॉडियस के स्थान पर पोलोनियस की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र पोलोनियस का पुत्र फ्रांस से लौट करके अब अपने पिता का बदला लेना चाहता है हैमलेट से। वहीं तीसरे रिवेंज में हम देखें तो नॉर्वे का प्रिंस जिसका नाम होता है फोर्टिन ब्रास, वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है जिसको हैमलेट के पिता के द्वारा मार दिया गया था। और वहीं चौथा रिवेंज जो होता है इसमें वो पिरहस के पिता को प्रियम के बेटे के द्वारा मार दिया जाता है और पिरहस प्रियम को स्लॉटस कर देता है, उसका कत्ल कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी स्टोरी रिवेंज पर बेस्ड है, यानी सभी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पिता का बदला लेने के लिए एक दूसरे से रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि पूरा प्ले हमारा रिवेंज पर ही बेस्ड होता है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, डिस्कस द रिवेंज मोटिव इन हैमलेट, यानी हैमलेट में रिवेंज मेन मुख्य थीम है, तो इसे डिस्कस कीजिए कि हैमलेट में रिवेंज मुख्य विषय क्यों है और गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पे इस आंसर देखते हैं इसका। तो द प्ले हैमलेट रिटन बाय शेक्सपियर इज अ रिवेंज प्ले। तो द प्ले हैमलेट जिसको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है इज अ रिवेंज प्ले, एक रिवेंज प्ले है बिकॉज बिफोर द प्ले स्टार्ट्स, क्योंकि स्टोरी प्ले के स्टार्ट होने से पहले ही हैमलेट्स फादर इज किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर क्लॉडियस हु सून मैरीज हैमलेट्स मदर एंड बिकम्स द किंग ऑफ डेनमार्क। क्योंकि स्टोरी के शुरुआत होने से पहले ही हैमलेट के पिता की हत्या कर दी जाती है उसके स्वयं के भाई क्लॉडियस के द्वारा, जो शीघ्र ही उसकी हैमलेट की माँ से शादी कर लेता है एंड बिकम्स द किंग ऑफ डेनमार्क, और डेनमार्क का राजा बन जाता है कौन, क्लॉडियस। नाउ द घोस्ट अपीयर्स, अब घोस्ट यानी कि हैमलेट के पिता का घोस्ट अपीयर्स प्रकट होता है, दिखाई देता है एंड क्लेम्स टू बी द फादर ऑफ हैमलेट, और वो दावा करता है हैमलेट के पिता होने का एंड वांट्स हिम टू एवेंज हिज डेथ, और उससे चाहता है, हैमलेट से चाहता है कि वो उसकी मृत्यु का बदला ले। द होल सीन इज सेट इन डेनमार्क, अब पूरा सीन जो होता है वो डेनमार्क में उसे सेट किया जाता है, यानी डेनमार्क में पूरा सीन खेला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क आल्सो किल्स पोलोनियस बाय फॉल्ट, अब हैमलेट जो डेनमार्क का राजकुमार है वो गलती से पोलोनियस को मार देता है, यानी क्लॉडियस के उसमें वो गलती से पोलोनियस को मार देता है। फॉलोइंग हिज मर्डर हिज डॉटर ओफेलिया आल्सो डाइज, उसकी मृत्यु के बाद यानी पोलोनियस की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री ओफेलिया जिसे हैमलेट प्रेम करता है, जो इसकी हीरोइन होती है, वो भी मर जाती है। नाउ हिज सन लेयर्टीज कम्स फ्रॉम फ्रांस टू अवेंज हिज फादर्स डेथ, अब उसका लड़का यानी पोलोनियस का लड़का जिसका नाम होता है लेयर्टीज कम्स फ्रॉम द फ्रांस, फ्रांस से वापस आता है टू एवेंज हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए लेयर्टीज जो है, जो पोलोनियस का जो लड़का होता है वो फ्रांस से लौट करके अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर हम अगर देखें तो फोर्टिन ब्रास जो
द प्रिंस ऑफ नॉर्वे यानी नॉर्वे का राजकुमार है, 14 ब्रास, इन्वेड्स द किंगडम ऑफ डेनमार्क, वो भी इन्वेड्स कर देता है, आक्रमण कर देता है डेनमार्क राज्य पर, टू एवेंज हिज फादर्स डेथ एट द हैंड्स ऑफ ओल्ड किंग हैमलेट, वो डेनमार्क राज्य पर अटैक कर देता है अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिसे ओल्ड किंग हैमलेट यानी हैमलेट के पिता के द्वारा मार दिया गया था। देयर इज एन अनदर सन हु वाउज टू एवेंज हिज फादर्स डेथ, अब एक अन्य कैरेक्टर भी है जो शपथ लेता है, जो कसम खाता है, टू एवेंज हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए शपथ खाता है। उसका नाम क्या होता है? पिरहस। स्लॉटर्स प्रियम whose son kills पिरहस father। अब पिरहस जो एक यूनानी राजा होता है, स्लॉटर्स प्रियम, वो प्रियम की हत्या कर देता है क्योंकि उसके लड़के ने पिरहस के पिता को की हत्या कर दी है, जो मार देता है उसको, उसके पिरहस के पिता को। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैसेज में कह रहा है, इन द प्ले हैमलेट 4 ऑफ द कैरेक्टर्स फादर आर ब्रूटली मर्डर्ड। तो हैमलेट प्ले में 4 ऑफ द कैरेक्टर्स फादर्स यानी 4 कैरेक्टर्स के पिता को बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। नाउ दीज कैरेक्टर्स गो टू सीक रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ देयर फादर्स। अब यही कैरेक्टर्स अपने पिता का बदला लेने के लिए, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जाते हैं। बट ऑल ऑफ देम यूज डिफरेंट मेथड्स टू अकम्प्लिश द गोल्स या टास्क। तो कह रहा है बट ऑल ऑफ देम, परंतु सभी यानी सभी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जाते हैं, बदला लेते हैं। बट ऑल ऑफ देम यूज डिफरेंट मेथड्स टू अकम्प्लिश द टास्क, परंतु इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, समाप्त करने के, पूरा करने के लिए वे अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं। As far as the King Claudius murder is concerned, जहाँ तक कि क्लॉडियस की मृत्यु का संबंध है, when he comes to know that Hamlet must kill him for his father's murder, he makes a plan to send him to England and get him killed there। तो जहाँ तक कि क्लॉडियस की मृत्यु का संबंध है, when he comes to know, जब वह जान जाता है, that Hamlet must kill him, कि हेमलेट उसे अवश्य ही मार देगा अपने पिता की मृत्यु के लिए, के मर्डर के लिए मार देगा। he makes a plan to send him to England, वह प्लान बनाता है, यानी क्लॉडियस प्लान बनाता है, योजना बनाता है कि उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, इसे इंग्लैंड भेजने के लिए प्लान बनाता है, एंड गेट हिम किल्ड देयर, और वहीं मरवाने का प्लान बनाता है। बट ही इज अनेबल टू डू सो, परंतु वह ऐसा करने में असमर्थ होता है, यानी क्लॉडियस ऐसा करने में असमर्थ होता है। एंड हेमलेट कम्स बैक टू डेनमार्क, और हेमलेट वापस लौट करके डेनमार्क आ जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्लॉडियस हेमलेट को मारना चाहता है क्योंकि वो समझ चुका है कि वो उसके पिता का बदला उससे लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और हेमलेट डेनमार्क आ जाता है। तो अब आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हम देखते हैं क्लॉडियस को जब ये पता चलता है कि हेमलेट उसे मार देगा, तो वो उसे इंग्लैंड भेजने का प्रयास करता है, वहीं उसे मरवाना चाहता है, लेकिन हेमलेट किसी तरह से डेनमार्क वापस लौट आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नए पैसेज से। तो हेमलेट फर्स्ट वेसिलेट्स बिटवीन द बिलीफ एंड द डिसबिलीफ दैट द घोस्ट इज एक्चुअली हिज फादर्स स्पिरिट और समवन एल्स। तो हेमलेट पहले वेसिलेट्स मींस झूलता रहता है बिटवीन बिलीफ एंड डिसबिलीफ, यानी विश्वास और अविश्वास के बीच में, दैट द घोस्ट इज एक्चुअली हिज फादर्स स्पिरिट और समवन एल्स, कि वह भूत वास्तव में उसके पिता की परछाई या कोई और है, who wants to cause trouble, जो परेशानी पैदा करना चाहती हैं। तो इसलिए many weeks pass, यानी बहुत सारे हफ्ते गुजर जाते हैं, and no action is taken, और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है हेमलेट के द्वारा। He feigns madness which confounds his enemies but brings him no closer to the certainty of truth। He feigns madness, इसी बीच वो पागलपन का बहाना करता है सच्चाई जानने के लिए, पागलपन का बहाना करता है, which confounds his enemies, जो उसके एनिमीज को कंफाउंड कर देता है, यानी भ्रमित कर देता है।
but brings him no closer to the certainty of truth, परंतु वह किसी सच्चाई की वास्तविकता तक नहीं पहुंचता है। When he comes to reality, he procrastinates, जब वो रियलिटी पर पहुंचता है यानी कि सच्चाई जान जाता है, he procrastinates, वह टाल मटोल करने लगता है यानी विलंब करता है। He finds himself unable to stoop to revenge, वह पाता है अपने आप को अनेबल, अयोग्य, वह अपने आप को अयोग्य पाता है रिवेंज लेने के वह अपने आप को अयोग्य पाता है, इसलिए वो टाइम यानी वो टाल मटोल करता रहता है। एट लास्ट Hamlet with his plan and scheme manages to kill his father's murder his uncle Claudius, आखिरकार वह अपने प्लान और स्कीम के साथ manages to kill his father's murder, अपने पिता के मर्डर को यानी अंकल क्लॉडियस को मारने का प्रबंध करता है। वो ऑर्गेनाइजेस अ फाइट बिटवीन द हैमलेट एंड लेयर्टीज, जो पहले ही हैमलेट और लेयर्टीज के बीच में एक फाइट ऑर्गेनाइज कर देता है, यानी क्लॉडियस पहले ही हैमलेट और लेयर्टीज के बीच एक फाइट ऑर्गेनाइज कर देता है ताकि हैमलेट उसे मारने से पहले खुद ही उसमें खत्म हो जाए, मर जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं हैमलेट अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए काफी टाल मटोल करता रहता है। दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर लेयर्टीज with his direct and forceful dedication steps his father's killer the prince Hamlet, दूसरी ओर लेयर्टीज डायरेक्ट और प्रबल समर्पण के साथ steps his father's killer प्रिंस हैमलेट जो उसके पिता का कातिल होता है उसके तलवार घोंप देता है, यानी वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। although Laertes takes much more direct approach than Hamlet without wasting any time, यद्यपि Laertes टेक्स मच मोर डायरेक्ट अप्रोच यानी वो डायरेक्ट नीति अपनाता है हैमलेट की अपेक्षा बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। दे बोथ हाउएवर accomplish their goals but at the ultimate price of their lives, वे दोनों accomplish their goals, अपने गोल्स को प्राप्त कर लेते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आखिरकार अपनी जीवन के अंतिम कीमत पर, यानी अपने जीवन को गंवाने के बाद दोनों मतलब क्या, हैमलेट और लेयर्टीज। At last when the 14 brass attacks Denmark to take revenge of his father's murder, he finds the whole family of Hamlet dead, आखिरकार जब 14 ब्रास डेनमार्क पर अटैक करता है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, ही फाइंड्स, वह पाता है कि हैमलेट का पूरा परिवार मर चुका है या डेड हो चुका है। तो आई कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। दस द प्ले हैमलेट बेसिकली सेंटर्स ऑन द थीम ऑफ रिवेंज, इस प्रकार हैमलेट प्ले बेसिकली यानी थीम ऑफ रिवेंज पर केंद्रित होता है। एज शेक्सपियर ट्राइज टू बिल्ड अपॉन द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हैमलेट एंड क्लॉडियस एंड अदर कैरेक्टर्स, जैसा कि शेक्सपियर हैमलेट और क्लॉडियस और अदर कैरेक्टर्स यानी अन्य कैरेक्टर्स के बीच में ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट पर इस प्ले को बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। तो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर अवेलेबल दैट मेक्स द प्ले रिवेंज प्ले, तो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी यानी सारे गुण इस प्ले में मौजूद हैं जो इसे एक रिवेंज प्ले बनाते हैं। हियर ऑल द हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स, ब्लडी एक्शंस एंड रेंटिंग स्पीचेस एज वेल एज घोस्ट मैडनेस मर्डर्स टेक प्लेस, यहाँ सभी हॉरिफाइंग यानी डरावनी घटनाएं, ब्लडी एक्शंस खूनी एक्शंस एंड द रैंकिंग स्पीचेस जो शानदार डींगे मारने वाली स्पीचेस, और घोस्ट मैडनेस पागलपन और मर्डर्स और हत्याएं भी देखने को मिलती हैं, टेक प्लेस लेती हैं यानी देखने को मिलती हैं। ऑन दिस बेसिस, इस आधार पर द प्ले इज सेड टू बी बेस्ड ऑन द रिवेंज मोटिव, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह प्ले रिवेंज मोटिव पर बेस्ड है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर के अंत तक, यानी स्टोरी की शुरुआत से लेकर के अंत तक हम रिवेंज देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। तो इस प्रकार हैमलेट से लेकर के हम पिरहस तक 4 कैरेक्टर्स को इसमें रिवेंज, अपने पिता का रिवेंज यानी बदला लेते हुए देखते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।